नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। हम लोग बात करने वाले महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में खासकर जो सत्ताधारी पॉलिटिक्स है उसमें सब कुछ बहुत बढ़िया नहीं चल रहा, बहुत फाइन नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता ही है, वहां के जो स्पीकर हैं विधानसभा के, कि जो अयोग्य सांसदों वाला मैटर है उसको सुलझाइए। उसको लेकर के तो विपक्ष अपनी पॉलिटिक्स करता रहता है, खासकर उद्धव ठाकरे ग्रुप। लेकिन जब से शरद पवार गुट से अलग होकर के अजीत पवार एनडीए का पार्ट बने हैं और सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पे गए हैं, तब से बहुत सारे प्रेशराइज पॉलिटिक्स चल रही है। और इस पूरी पॉलिटिक्स को मैनेज एकनाथ शिंदे नहीं कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। शरद पवार ने जिस तरीके से धोखा दिया था, या कहा गया अखबारों में, मीडिया में चर्चा हुई कि चाणक्य हैं, असली चाणक्य शरद पवार हैं। जब अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले लिया था और उसके बाद वो सरकार नहीं बन पाई थी, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद पवार मिले थे, तभी मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने कहा शरद पवार की राजनीतिक हैसियत इतनी बड़ी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप को चुनौती दे सके। अगर शरद पवार वास्तव में चाणक्य होते, इतनी बड़ी राजनीति के धुरी होते, तो अपने दम पे एक बार तो महाराष्ट्र में सरकार बनाए होते। कभी भी शरद पवार आज तक अपने दम पे महाराष्ट्र में सत्ता में नहीं रहे, सरकार में नहीं रहे। तो वो चाणक्यगिरी नहीं है। शरद पवार 5-7 जिलों के नेता है और उसी वहीं पे खत्म हो गए वो। लेकिन चाचा भतीजा में लड़ाई हुई, अध्यक्ष पद पे रहेंगे, छोड़ेंगे, फिर बिटिया को बना दिया, फिर उसके बाद को बना दिया, दुनिया भर की चीजें नाच गई, उसके बाद अलग हो गए। लेकिन एक जो नई खबर है महाराष्ट्र से, वो है नवाब मलिक को लेकर के। नवाब मलिक पे आरोप है कि नवाब मलिक ने औने पौने दामों पे दाऊद इब्राहिम के प्रॉपर्टी को खरीदा और बहुत सारा इलीगल मनी का इधर उधर हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, जमीनों से लेकर के अन्य दुनिया भर के केसेस नवाब मलिक के ऊपर। नवाब मलिक चले गए एक मामले में जेल चले गए, और जब नवाब मलिक जेल में थे तभी के बीच के सारे घटनाक्रम थे। अब नवाब मलिक छूट करके आ गए हैं। नवाब मलिक छूट करके आ गए तो चूंकि विधायक भी हैं, विधायक है तो विधानसभा गए तो जिधर अजीत का गुट बैठता है, अजीत पवार का, उसी गुट में पीछे वो भी बैठ गए। यह बात देवेंद्र फडणवीस को सही नहीं लगी। खैर, बहुत सारे लोग तो भ्रष्टाचार और इन सब सारी चीजों के विरोध में प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार को भी एनडीए का हिस्सा बनाए जाने को लेकर के नाराज थे। लेकिन चूंकि चुनावी पॉलिटिक्स में जिस तरीके से शरद पवार गेमबाजी कर रहे थे, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे गुट कर रहा था सारी चीजें, उसको देखते हुए और भविष्य की लंबी राजनीति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इन भ्रष्टाचारियों से भी समझौता कर लिया। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, इस समझौते के रिजल्ट जो भी रहे वो अपनी जगह है। लेकिन नवाब मलिक को लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी नहीं लिखी, उसको अपने ट्विटर पे डाल दिया। जैसे ही ट्विटर पे डाला, चिट्ठी लिखी अजीत पवार को और कहा कि जो नवाब मलिक है, अगर यह युति में शामिल होंगे, यह सही नहीं है, यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो ये देवेंद्र फडणवीस ने यह मूव तो बहुत अच्छा लिया, क्योंकि अगर अजीत पवार गुट में शामिल हो जाते नवाब मलिक, तो आप ये मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते नहीं बनता। अभी भी आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, इसको लेकर के मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूं, क्योंकि अजीत पवार ने बहुत सारी बातें कही हैं कि अभी उनपे चार्ज चल रहा है, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, मामला कोर्ट में है, ये वो कहने की कोशिश की है अजीत पवार गुट के जो प्रवक्ता हैं। लेकिन अगर ये ओपनली नहीं कहते देवेंद्र फडणवीस, तो ये माना जाता कि नवाब मलिक जो युति में शामिल हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन है। और यह 2024 की राजनीति के लिए महाराष्ट्र में जब जाकर के बात करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ठीक नहीं होता। नवाब मलिक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाला है और दुनिया भर का घपले घोटालेबाज आदमी है।
ये देखिए देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट है जो उन्होंने लेटर लिखा अजीत दादा पवार को, और उसमें उन्होंने कहा कि ये सब चीजें ठीक नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, जवाब भी उधर से आया। नवाब मलिक को लेकर के दोनों डिप्टी सीएम में तकरार। फडणवीस के पत्र का अजीत गुट ने दो टूक दिया जवाब, कहा कि 7 दिसंबर को पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में सत्र में शामिल हुए। नागपुर में चल रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधान भवन परिसर में अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के सदस्यों के बगल में पिछली पंक्ति की बेंचों में नजर आए थे। समझिएगा इसको। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति अक्सर चर्चा में रहती है, कभी शिवसेना कभी एनसीपी, दो फाड़ का मामला सुर्खियों में रहता है। इस बीच महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार में भी तकरार नजर आने लगी है। चूंकि शिंदे गुट से भी अजीत पवार गुट का नहीं बनता। अजीत पवार गुट एन केन प्रकार चाहता है कि हम सत्ता के शिखर पे काबिज हो जाएं, और बीजेपी ये होने नहीं देगी, और खासकर देवेंद्र फडणवीस भी ये होने नहीं देंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस खुद ही मन मार करके मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, राजनीतिक रूप से बहुत मैच्योरिटी वाला काम किए देवेंद्र फडणवीस। वो भले अमित शाह के कहने पे किए हो, मोदी जी के कहने पे किए हो, चाहे जिसके कहने पे किए हो, 2024 के लिए बहुत ठीक कर दिए, मतलब एक तरीके से बचा लिए भाजपा को। अदरवाइज जवाब देते नहीं बनता। मामला सिर्फ करप्शन और इस सब चीजों से नहीं है, मामला दाऊद से जुड़ा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टियों को खरीदने से जुड़ा हुआ है। इस पे क्या जवाब देते? थेथरई भी है पाना तो कोई कुछ भी बातें कर ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर राजनीति करना चाहती है और सुचिता की राजनीति की बात करती है, तो वो तो अजीत पवार को और प्रफुल्ल पटेल को, इन लोगों को लेकर के वैसे भी महाराष्ट्र में वो चीजें ठीक नहीं चल रही है। चुनाव जीतिए वो अलग अलग बात है, चुनाव जीतना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सत्ता में रहेंगे तभी आप कुछ करने की स्थिति में रहेंगे, नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो वैचारिक पॉलिटिक्स है वो कहीं से कहीं तक एनसीपी से नहीं मिलती है। वहां पे इस तरीके की चीजें होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि महाराष्ट्र में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत फाइन नहीं चल रहा है। अब अजीत पवार गुट अगर नहीं मानता इस बात को तो क्या होगा, यह समझने वाली बात है। अब मैं आपको ले चलता हूं पीछे। एनडीए अलायंस बन रहा था, उसमें शरद पवार कह रहे थे कि हम इसको फॉर्म करेंगे, इसमें रूल रेगुलेशन बनाएंगे। उसके बीच में पार्टी टूट गई। पार्टी टूटने के बाद चुनाव आयोग में मामला चल रहा है कि किसको सिंबल मिलेगा, किसको क्या चीजें मिलेगी। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। इन सब मामलों के बीच में अजीत पवार भारतीय पॉलिटिक्स से, शरद पवार भारतीय पॉलिटिक्स से लगभग लगभग गायब से नजर आ रहे हैं। अब वो जो ताकत थी उनकी वो खत्म हो गई। ये तो अमित शाह की पटकनी थी, अमित शाह का बदला था, बहुत बढ़िया था, या मोदी जी का बदला था, जिसका भी आप कह लीजिए। कि इनकी चाणक्यगिरी तो भुलवानी थी, आपने भुलवा दिया। लेकिन अगर नवाब मलिक जैसे लोगों से भी अगर आप समझौता करते हैं तो जितना बेनिफिट आप लेने चले थे उससे ज्यादा आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। क्योंकि फिर से मौका मिल जाएगा। खासकर देखिए देश की राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा वो सेकेंडरी बात है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इसका बहुत विपरीत असर पड़ेगा, बहुत विपरीत असर पड़ेगा। उद्धव ठाकरे गुट को सीधे सीधे मौका मिल जाएगा ये बात कहने के लिए। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शरद पवार खुद ही भेजे हैं नवाब मलिक को कि तुम जाओ वहां बैठो और धीरे धीरे शामिल हो जाओ, ऐसे वैसे। मतलब कहने को तो लोग अजीत पवार के लिए भी कहते हैं कि अजीत पवार को भी शरद पवार ने भेजा है। कभी कभी ये सब मीडिया में भी निकलता है, कुछ कुछ इंटरव्यूज में भी लोग कह देते हैं। जो भी सच हो, जो भी झूठ हो, लेकिन एक चीज है कि देवेंद्र फडणवीस ने बहुत समझदारी का काम किया है। अगर लेटर गुप्त रूप से आप लिखते, गुप्त रूप से जवाब आता, किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब कम से कम पता चल गया है कि नवाब मलिक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है। अब अगर अजीत पवार नहीं मानते हैं तो क्या होगा? क्या अजीत पवार सरकार से विड्रॉ करेंगे या नवाब मलिक को बाहर का रास्ता दिखाएंगे? ये आने वाले भविष्य में पता चलेगा, और बहुत जल्दी फैसला होने की उम्मीद है कि वो जो 16 विधायकों वाला मैटर है वो भी सुलझ जाए। अगर वो सुलझता है तो क्या एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे? अगर नहीं बने रहेंगे तो फिर क्या स्थिति होगी? हालांकि वर्तमान में बाहर से देखने के बाद ये सरकार बहुत स्टेबल दिखाई दे रही है, इस सरकार में कोई प्रॉब्लम कहीं नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर वो वाली घटना हो गई, अयोग्यता वाली, और तब अजीत पवार क्या दबाव बना पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, या
यह सिचुएशन हो सकती है कि महाराष्ट्र में चुनाव हो जाए लोकसभा के साथ, इस बात की भी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर लोकसभा के साथ महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या स्थिति बनेगी? क्या अजीत पवार फिर से शरद पवार गुट के साथ मिलकर के, कांग्रेस के साथ मिलकर के आ जाएंगे, या इन्हीं के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे? जो कुछ भी है अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना मान करके चलिए कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में सब कुछ बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, होप ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।